वंदे मातरम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। तो हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। इसके अलावा अजहर हुसैन जम्मू श्रीनगर से हमारे संवाददाता, वासु कसाना गाजियाबाद से हमारे संवाददाता और राजकुमार चौधरी दिल्ली एनसीआर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आएंगे राघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, क्या खास खबरें हैं, क्या अपडेट है आज? बिल्कुल सुनिए, उत्तर प्रदेश की खास खबरों की बात कर लें तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह बैठक ली है अपने 5KD सरकारी आवास पे, और वो इस समय गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के दौरे पे निकले हैं, जहां पे विभिन्न कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। इसके अलावा नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन में शामिल होंगे। जेवर एयरपोर्ट की समीक्षा बैठक करेंगे। तो चाहे फिल्म सिटी की बात हो या जेवर एयरपोर्ट की बात हो, जब भी मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर जाते हैं तो वहाँ की समीक्षा बैठक और जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उसको लेकर स्थलीय निरीक्षण भी उनके द्वारा किया जाता है। तो मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। देखना होगा कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण सौगातें मिलती हैं। वहीं प्रयागराज की बात कर लें तो प्रयागराज में जिस तरह से अबान अहमद, जो अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो में वो दबंगई भरा एक गाना चल रहा है और उसमें हम दिल भी रखते हैं और असलहा भी रखते हैं, मौत से किसको क्या मिलेगी तो समय बताएगा, जैसे भाषा का प्रयोग है। तो देखना होगा कि जो प्रयागराज पुलिस है वो अबान अहमद पे क्या अपना एक्शन लेती है, क्योंकि जिस तरह का रोड पे वो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज में इस तरह का वीडियो वायरल होना, जहां पे अतीक अहमद के जो काली कमाई थी, जो साम्राज्य एक था, जिस तरह से योगी का बुलडोजर चला और लगातार उन पे कानूनी कार्रवाइयाँ हुई, लगातार शिकंजे उस तरह से कसे गए और जिस तरह के उनको देखनी पड़ी पूर्व समय में जिस तरह के काम उन्होंने किए थे, उसको लेकर अब इस वीडियो पे क्या प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस का एक्शन होता है ये देखना होगा। इसके अलावा लखनऊ की बात कर लें तो लखनऊ में SIR की प्रक्रिया पूरे तेज़ी से चल रही है। तमाम ऐसे BLO हैं जो समय से पहले भी अपनी ड्यूटी को पूरा कर ले रहे हैं, जो भी उनका टारगेट है उसको पूरा कर ले रहे हैं। और मुख्य निर्वाचन जो आयोग हैं रणदीप निर्मा, उनका भी कहना है कि ये जो SIR की प्रक्रिया है उसको हम समय से पूरा कर लेंगे और हमारा पूरा प्रयास है कि सारे राजनीतिक दलों के साथ बैठकर बातचीत करके और कहीं से कोई किसी की जो भी शिकायतें आती हैं उनका समाधान करते हुए हम SIR की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। वहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद से जिस तरह से लगातार ATS और NIA की कार्रवाई चल रही है, तो ATS की तमाम पूछताछ में 4 और डॉक्टरों से लखनऊ में पूछताछ हुई है और ये दायरा बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, कई राज्यों में, राजस्थान जैसे राज्यों में भी इसके तार जुड़े होने के सबूत मिल रहे हैं और पूछताछ के बाद एक से एक धरपकड़ अभी भी चल रहा है और तमाम डॉक्टर से पूछताछ चल रही है। वहीं नगर निगम और LDA की बात कर लें तो नगर निगम और LDA की तरफ से लगातार जिस तरह से अवैध अतिक्रमण हटाने का काम चला, उस सिलसिले में LDA ने अभी भी गोमती नगर विस्तार में जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने का काम किया है और तमाम ऐसे भवनों को सील करने का काम किया है। वहीं हम मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो बिहार हार के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग पर SIR की प्रक्रिया को लेकर हमलावर हैं और उनका आरोप है कि ये कहीं न कहीं से SIR के माध्यम से वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी करा रही है। जी सुनिए। बिल्कुल राघवेंद्र, अभी से उन्हें अपनी हार का डर सताने लगा है, यही वजह है कि वो बार बार SIR का मुद्दा उठा रहे हैं। राजकुमार, आपके पास आऊंगी, क्या कुछ अपडेट है, क्या खास खबरें हैं आज दिल्ली NCR से? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले गाजियाबाद पहुंचेंगे। गाजियाबाद में वो एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद वो सीधे हेलीकॉप्टर के द्वारा जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जेवर एयरपोर्ट पर, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। एक बड़ा शहर बसाया जा रहा है, वहाँ तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। अभी तक कोई डेट डिसाइड नहीं हुई है, तो आज संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री का जो निरीक्षण होगा उसके बाद एक तिथि जो है निर्धारित की जाए
ताकि इसका विधिवत उद्घाटन किया जा सके, क्योंकि ये एयरपोर्ट पिछले 10 वर्षों से लगातार बन रहा है और इसको बनाने के साथ साथ एक बड़ा शहर वहां बसाया जा रहा है। एक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था किस तरीके से होगी। नागरिक विमानन मंत्रालय है, उस मंत्रालय की टीम पिछले 3 दिनों से यहाँ डोरा डाले हुए थी, उसने पूरे तरीके से इसकी समीक्षा की और समीक्षा करके आज संभवतः हो सकता है कि वो समीक्षा जो बैठक है उसमें वो रिपोर्ट रखी जाए। उस रिपोर्ट पे अंतिम मोहर लगने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसको झंडी दें और उसके बाद फिर इसका विधिवत उद्घाटन की एक तिथि मुकर्रर हो सके। उसके अलावा सेक्टर 50 में एक मेदांता हॉस्पिटल जो है वो बन रहा है, वो तकरीबन 3 वर्षों में इसका निर्माण हुआ है और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है मेदांता अस्पताल को। तो इसमें तकरीबन 40 मिनट का समय जो है वो निर्धारित किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ आएंगे, सेक्टर 113 पड़ता है नोएडा में, वहां पर एक हेलीपैड बनाया हुआ है, एयरपोर्ट से सीधा हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पहुंचेंगे और उसके बाद तकरीबन 2:30 बजे के आसपास ये जो अस्पताल है इसका इनॉग्रेशन करेंगे। उसके अलावा अगर बात की जाए नोएडा में, तो नोएडा में तकरीबन 4.5 किलोमीटर का एक एलिवेटेड रोड बना है। अगर बात करें हम तो दादरी से जोड़ने के लिए डीएससी रोड बहुत पुराना रोड है, उसमें भंगेल बहुत सारे सघन इलाके पड़ते हैं, लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। एक फेज 2 का इलाका पड़ता है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, तकरीबन 10,000 से ज्यादा कंपनियां वहां पर हैं। तो नोएडा को उस ग्रेटर नोएडा और फेज 2 से जोड़ने के लिए एक 4.5 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनाया गया है। तकरीबन 608 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है। और देखिए, ये अगर इसकी बात की जाए तो ये निर्माण कार्य जो है ये बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है, तकरीबन 15 वर्षों में ये लोगों को मिलेगा। हालांकि नोएडा प्राधिकरण ने इसको ट्रायल के लिए पिछले 3 दिनों से खोल रखा है, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री हो सकता है इसका निरीक्षण कर सकते हैं। ये तमाम जो कार्यक्रम है ये प्रस्तावित है, इसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और तमाम तरह के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। उसके अलावा और अगर एक बात कर ली जाए तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, तीनों प्राधिकरण, यमुना विकास प्राधिकरण, तीनों प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक कर सकते हैं और एक नए शहर की आधारशिला रखी जा सकती है। दादरी और बुलंदशहर का बहुत सारा इलाका ऐसा, तकरीबन 64 से ज्यादा गांव ऐसे हैं कि जिनकी जमीन को अधिग्रहित करने के बाद एक औद्योगिक जो शहर है वो बसाने की दिशा में किया जाए, क्योंकि इस समय जहां हम लोग खड़े हुए हैं ये बिल्कुल शो विंडो है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के तौर पे नोएडा को माना जाता है और अब नोएडा धीरे धीरे देश की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो नोएडा का बनता हुआ दिख रहा है। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को लेकर तमाम जो विभाग हैं उन्होंने अपनी अपनी समीक्षा बैठक कर रखी है। उसके अलावा अगर एक और बात कर ली जाए तो SIR को लेकर तकरीबन 50 से ज्यादा अध्यापकों पर जो मुकदमे दर्ज हुए, उसके बाद प्रशासन ने थोड़ा सा लचर एक व्यवस्था की है। जो कर्मचारी संघ है, जो टीचर एसोसिएशन है, उसके जो पदाधिकारी हैं वो कुछ राजनीतिक लोगों से मिले हैं और उसके अलावा जिलाधिकारी को भी उन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि मानसिक प्रताड़ना जो है, मानसिक प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं कि जो पूरा समय अपना SIR को नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सघन जो परीक्षण चल रहा है जो वोटर लिस्टों का, ये कहीं ना कहीं सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसको लेकर तमाम तरह की समीक्षा जो है वो हो रही है। उसके अलावा और बात कर ली जाए तो आज AQI जो है वो 300 के आसपास है दिल्ली में। इसको लेकर तमाम तरह के लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी स्कूलों की जो है वो छुट्टी कर दी गई है। 5वीं 4वीं तक के जो स्कूल हैं उन बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की जा रही है। उसके अलावा कांग्रेस ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब भी बेहद खराब श्रेणी में AQI पहुंच गया। इसके अलावा जो अन्य राज्य है वहां पर भी अब हवा खराब होती हुई नजर आ रही है। आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। अजहर, आपके पास आते हुए क्या कुछ खास जानकारी है, आज क्या अपडेट है अजहर? जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, लगातार जो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और इसी सिलसिले में जिस तरीके से दिल्ली ब्लॉक के बाद में काफी सारे जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है, चाहे NIA की ग्रुप थ्रू या SI या जम्मू कश्मीर के थ्रू, वो लगातार जारी है। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है जम्मू क्षेत्र के पटली इलाके से एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद सजाद बताया जा रहा है, इसको जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा वहां पर अरेस्ट किया गया है। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो इससे मोबाइल से कुछ ऐसे जो कन्वर्सेशन पाई गई, कुछ ऐसी चैट पाए गए जिससे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जो इंफॉर्मेशन थी वो पाकिस्तान से वो साझा कर रहा था और इसी बदौलत उसको अरेस्ट किया गया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। ये एक बड़ा क्लू मिल सकता है, एक बड़े क्लू की ये जानकारी हो सकती है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जांच कर रही है और इस व्यक्ति से भी पूछताछ की जा रही है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें, लगातार जो एंटी ऑपरेशन जो है वो लगातार चल
चलाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब से नशा और नशा तस्कर के खिलाफ भी यहाँ पे मुकद्दर पुलिस या प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पे है। इधर जो है पुलवामा के नीवा इलाके की 16 पॉइंट यानी 16.5 किलो जो चर्च पाउडर है वो बरामद की गई है। ये व्यक्ति जो है नीवा पुलवामा का बताया जा रहा है। तो जब तलाशी कार्रवाई की गई तो इसके जो तहरीर से तकरीबन 16.5 किलो जो चर्च है वो चर्च का जो बोर्ड है वो बरामद किया गया है और इस व्यक्ति का नाम जो है रशीद अहमद शेख बताया जा रहा है। इसके भी पुलिस में एनडीपीएस केस जो है अरेस्ट किया है। दूसरी कार्रवाई जो है इंतनाब के आउरा इलाके यानी साहिगाम के आउरा इलाके से भी बताई जा रही है और यहाँ पे भी टाटा सुमो में एक व्यक्ति जा रहा था और जब तलाशी कार्रवाई की गई, जब उस गाड़ी को रोका गया या तलाशी की गई तो इसके तहरीर में तकरीबन 120 किलो जो ड्राई भांग वो बताई जा रही है वो जब्त कर ली गई है। फिलहाल जब पुलिस की बात करें तो इस दौरान जो व्यक्ति था जो इसमें मुलविस था जो ये कारोबार कर रहा था वो मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस जब तफ्तीश की 134 किलो जो बांग थी इसको ड्राई बांग जो है इसको वहाँ पे जब्त कर लिया गया है। और जब पुलिस तो इस व्यक्ति का नाम जो है गुलाम नबी खटाना जो है जो मौके से फरार हो गया था ये इसको पाया गया कि ये वही व्यक्ति था। तो उसके बाद पुलिस ने कहा कि बहुत जल्द इसको भी तलाशी की पीछे धकेल दिया जाएगा और इन दोनों केसों के बाद में के दौरान जो है एक एफआईआर दर्ज करके तहकीकात बाकायदा तौर पे। ठीक है अजय, आपसे ज्यादा जानकारी इस पर ले लूंगी। ईशा के पास जाना चाहूंगी। ईशा, क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है आज? ईशा, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? देखिए मंत्री अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो आज उनका पंजाब का दौरा है। मोगा वो पहुंच चुके हैं और मोगा में वो किसानों से मुलाकात करेंगे। रणसिंह कला जो गांव है वहां पर अभी थोड़ी ही देर में वो पहुंचने वाले हैं शिवराज सिंह चौहान और वहां पर जो किसान हैं जिनकी तरफ से पराली खेतों में नहीं जलाई जा रही है, पराली का वो प्रबंधन कर रहे हैं पिछले 6 सालों से। और रासायनिक खादों की जो कमी है कहीं ना कहीं 30% तक आई है इसमें, और इसकी जानकारी खुद शिवराज सिंह चौहान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके भी दी है। और वो पहुंच चुके हैं पंजाब में। आज मोगा और जालंधर के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किसानों से लगातार वार्तालाप उनकी तरफ से किया जाएगा। और मोगा में अभी थोड़ी ही देर में वो किसानों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने पिछले 6 सालों से पराली अपने खेतों में नहीं जलाई है, उनसे चर्चा उनकी तरफ से की जाएगी। और उसके बाद 1:15 बजे जालंधर में मनरेगा के लाभार्थियों के साथ उनकी मुलाकात होगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें 4:30 बजे जालंधर डीसी कार्यालय में उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। इसके अलावा जो केंद्रीय आलू अनुसंधान है वहां पर वो किसानों से वार्तालाप भी करेंगे। सिलसिलेवार लगातार उनकी बैठकें यहां पर रहने वाली है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इससे पहले जब बाढ़ यहां पर आई थी करीब 3 महीने पहले पंजाब में, तो उनका दौरा था पंजाब का। एक बार फिर से पंजाब में पहुंच रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली जिस तरीके से आबो हवा वहां की खराब हो रही है और आरोप सीधा लग रहा है पंजाब पर कि पंजाब के जो किसान हैं वो पराली खेतों में जलाते हैं, जिसकी वजह से जो दिल्ली की आबो हवा है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक खराब रहती है। और ऐसे में पहुंच रहे हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। उनकी तरफ से क्या कुछ घोषणाएं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाती है ये भी देखना है, क्योंकि पंजाब सरकार ने एक बड़ा आरोप लगाया है पंजाब के मुख्यमंत्री ने कि 1600 करोड़ रुपए जो बाढ़ को लेकर राहत राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से घोषणा की गई थी वो फिलहाल पंजाब को नहीं दी गई है। क्या इस पर भी अपनी बात रखते हैं शिवराज सिंह चौहान, ये देखना होगा। लेकिन अगर पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आज जितने भी जो सरकारी जो सेवा कर्मचारी हैं उनकी तरफ से आज सरकारी अस्पतालों में हड़ताल 2 घंटे की रखी गई थी। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ये हड़ताल है। लेकिन स्थिति को भांपते हुए जो हरियाणा सरकार है, स्वास्थ्य विभाग है, उनकी तरफ से पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे सिविल सर्जन को कि किसी तरीके की जो है परेशानी यहाँ पर कोई भी जो पेशेंट आते हैं उन्हें नहीं आनी चाहिए। हालांकि अगर हम सरकारी जो सेवा कर्मी हैं जिनकी तरफ से ये हड़ताल की गई है उनकी मांगों की और गौर करें तो उनका कहना है कि एसएमओ को जो एसएमओ की देखिए सीधी भर्ती करने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार अपनाना चाहती है। यही वजह है कि इसका विरोध किया जा रहा है, ये उनकी मांग है। इसके अलावा उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो सैलरी है वो सिविल सर्जन से भी अधिक होती है और सिविल सर्जन की जो सैलरी है वो कम होती है। इसी मांगों को लेकर वो आज पूरे हरियाणा में 2 घंटे की देखिए हड़ताल है।
लेकिन इमरजेंसी जो सेवाएं हैं लगातार सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि जो भी मरीज हरियाणा के अस्पतालों में आएंगे उन्हें किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा देखिए देखने वाली बात होगी कि क्या उनकी मांगे अगर मानी जाती हैं। वासु आपके पास आते हुए क्या अपडेट है वासु आज गाजियाबाद से? वासु आपने म्यूट किया है, अनम्यूट कीजिएगा क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सोनिया, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सोनिया जी जी, सोनिया, अब से कुछ ही देरी बाद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ का जो हेलीकॉप्टर है वो मोहननगर स्थित हिंडन एयर बेस पर उतरेगा। यहाँ से सीधा उनकी रवानगी मोदी नगर के सैतलीपुर गांव में होगी, जहां तरुणम सागरम पार्श्वनाथ जो धार्मिक स्थल है वहां पर 100 दिनों में बने भव्य मंदिर, गुफा वाला मंदिर है, जिसका आज वो उद्घाटन करेंगे। और लगातार सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए यहाँ 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सोनिया, सबसे बड़ी बात यह है, अगर जो सैतली गांव में बने तरुण पार्श्वनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो इसकी काफी मान्यता रही है। करीब कई सौ वर्षों से इस मंदिर में जो धार्मिक स्थल है, लोगों का यहाँ बड़ी श्रद्धा है, लोग बड़ी मात्रा में यहाँ पे आते हैं। और इसे देखते हुए जिस तरीके से आदित्य योगी मुख्यमंत्री जो है इस तरीके से यहाँ उद्घाटन करें तो कहीं ना कहीं लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर वही बात करें सोनिया गाजियाबाद के AQI लेवल की, तो लगातार जो पूरे भारत के जो सबसे प्रदूषित देश है, गाजियाबाद दूसरे स्तर पर बना हुआ है। यहाँ अगर प्रदूषण की स्थिति की बात करें तो बेहद ही खराब देखने को मिल रही है। सोनिया, ठीक है, राजकुमार आपके पास आते हुए देखिए लगातार जिस तरीके से गाजियाबाद में भी आपके वासु ने बताया कि प्रदूषण का स्तर सबसे खराब गाजियाबाद में रिकॉर्ड किया गया है। नोएडा भी पीछे नहीं रहा है अब इस मामले में। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में लोगों को बहुत दिक्कतें होंगी, खासकर जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनको बहुत समस्या होने वाली है। नहीं, स्वाभाविक तौर पर देखिए, दरअसल पर्यावरण एक ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि हवा पानी हर किसी को चाहिए। सांस लेना जो है इस समय बहुत प्रदूषित हो गया है। कल मैं वही कह रहा था कि कल कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सांकेतिक तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके आए और उसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिला। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भाई, क्योंकि हरियाली जो है, क्योंकि वृक्षारोपण जो है वो केवल एक ही माध्यम है AQI को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रही है उसको लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम जो प्रशासन है, प्रशासनिक तंत्र हो, क्योंकि हवा हर किसी को चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के PMO में जो अधिकारी हैं वो अधिकारी इस पे चिंतन मंथन मनन करने का प्रयास करें, कुछ नई व्यवस्थाएं बनाई जाएं, कुछ नए नियम बनाए जाएं, ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो आदेश हैं उन आदेशों का सख्ती से पालन किया जाए ताकि AQI जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि हवा और पानी दो ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि ये हर किसी को चाहिए और इसके बिना जीवन जो है वो बहुत मुश्किल है। इसको लेकर तमाम तरह के प्रयास चल रहे हैं, किस तरीके से बैलेंस किया जाए, क्योंकि 50% जो सरकारी जो ऑफिस हैं उनमें 50% उपस्थिति जो है उसको मान्यता दे दी गई है। तो एक दिन के बाद एक दिन अगर कम लोग होंगे तो उसको ये मानना है कि गाड़ियां बिल्कुल राजकुमार, सड़कों पे कई जगहों पर वर्क फ्रॉम होम भी अलाउ कर दिया गया है। इससे अब ये देखने वाली बात होगी कि वर्क फ्रॉम होम करके जो एम्प्लॉयज है उससे कितनी कमी आती है AQI में, ये देखने वाली बात होगी। राघवेंद्र आपके पास आते हुए देखिए जिस तरीके से SIR का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और 2026 में पश्चिम बंगाल में भी वहां पर चुनाव है और ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर बीजेपी यहां पर कुछ करती है तो मैं बीजेपी की नींव हिला दूंगी पूरे देश में। सोनिया, दोनों तरफ से संकेत साफ हैं। जिस तरह से बिहार चुनाव के बाद से मोदी ने कहा था कि गंगा बिहार से बंगाल जाती है, और जिस तरह से SIR मुद्दे को लेकर के ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी या निर्वाचन आयोग पे हमलावर हैं, और भारतीय जनता पार्टी का आरोप बंगाल में खास करके ज़्यादा है कि यहाँ पे अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हैं उनको मतदाता सूची में नाम चढ़ाया गया है और उनको वोटर बनाया गया है। और जिस तरह से बसों में भर भर के SIR की प्रक्रिया शुरू होते ही वहाँ से लोग निकलना शुरू किए। एक बात तो स्पष्ट है कि देश में केवल बंगाल ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे राज्य हैं, ऐसा लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है, तमाम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के मतदाता सूची
सूची में नाम है जिनका नाम अब कट रहा है, तो बंगाल में ये संख्या बहुत ज़्यादा है। और बंगाल में अगर अवैध जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, मतदाता सूची से उनका नाम कटता है तो ज़रूर ममता बनर्जी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा चुनाव में। और ममता बनर्जी जानती हैं कि अगर ये वोटर लिस्ट में बाहर होते हैं तो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत उनका घटेगा। तो ये खतरे की घंटी है ममता बनर्जी के लिए, और ममता बनर्जी उस खतरे की घंटी को भांप गई हैं। और इसीलिए SIR के मुद्दे पर लगातार हमलावर हैं कि बंगाल में हम ऐसा नहीं होने देंगे। हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि जब बंगाल हो या जो भी 16 अन्य राज्य हैं, और देश के हर राज्य में SIR की प्रक्रिया होगी, और SIR की प्रक्रिया पहले भी होती रही है। और भारत में अब जो नई मतदाता सूची बनेगी वो वही बनेगी जो सही होगी। जो भी मृतक हैं उनका नाम हटाया जाएगा, जो 2 जगह 3 जगह मतदाता सूची में नाम डलाए हैं उनका एक जगह किया जाएगा, और जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश करके गए हैं, वो चाहे रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, या अवैध घुसपैठिया के रूप में किसी भी देश से आए हुए लोग हैं जो मतदाता सूची में अपना नाम डला रहे हैं लेकिन यहाँ के नागरिक नहीं हैं, यहाँ के अस्थायी निवासी नहीं रहे हैं, उनको इस मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। अब देखना होगा कि कई लोग खुद कह रहे हैं कि हम अब बांग्लादेश से आए हैं। कई बाइट्स मैंने देखी है जिसमें लोग खुद ये कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश से आए हैं। कोविड के समय पे ज्यादातर बांग्लादेश से लोग पश्चिम बंगाल में आए हैं, और ये देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से धमकी एक तरीके से दी गई है बीजेपी को ममता बनर्जी की तरफ से, वो धमकी अब आगे जाकर किस मोड़ पर आती है ये देखने वाली बात होगी। ईशा, आपके पास आते हुए देखिए, कल हरियाणा पहुंचे थे, कई बड़ी संख्या में किसान वहां पर पहुंचे हुए थे। उनकी क्या मांगे हैं और क्या सरकार की तरफ से उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, क्या अपडेट है इस पर? देखिए, जो किसान हैं, देश भर से किसान पंचायत के लिए बीते कल चंडीगढ़ पहुंचे थे। सेक्टर 43 में किसान महापंचायत उनकी तरफ से की गई थी, और ये जो किसान महापंचायत है वो कृषि संबंधी जो कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बाकायदा उन्हें रद्द करने का जो ऐलान किया गया था उसकी 5वीं वर्षगांठ बनाते हुए जो किसान हैं वो पहुंचे थे चंडीगढ़ में। और साफ तौर से उनका कहना है कि उस दौरान जब कृषि संबंधी जो कानून है उन्हें रद्द किया गया था, तो किसानों की जो मांगे हैं उसको लेकर केंद्र सरकार ने कहा था कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएगी, जिसमें पहली मांग है कि जो MSP को कानूनी दर्जा दिया जाए। जो भी फसलें खरीदी जाए वो MSP पर खरीदी जाए, लेकिन उसमें कानूनी दर्जा दिया जाए, क्योंकि ऐसे कई राज्य हैं जहां पर जो फसल है वो जो MSP तय करती है केंद्र सरकार, उससे कम जो पैसों में खरीद जो है वो की जाती है। और यही वजह है कि जो मंडी में खरीदारी होती है वो MSP पर नहीं होती है, और कानूनी दर्जा एक मांग यहाँ पर की जा रही है। कर्जा कुर्की बिल्कुल ईशा, इसी मांग को लेकर किसान वहां पर पहुंचे हुए थे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या उनकी मांगे पूरी होती है और कब तक उनकी मांगे पूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।